पॉलिटी में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना। और सेंटर स्टेट रिलेशन में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन, कानून कौन कौन बनाए। दूसरा पढ़ते हैं हम एग्जीक्यूटिव रिलेशन, या उसी को आप बोलते हैं प्रशासनिक रिलेशन। नेक्स्ट है वो क्या है, वो है वित्तीय रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, कौन कहाँ पे जो है वो टैक्स लगा सकता है ना। इस पर हम दो क्लास ले चुके हैं वित्तीय रिलेशन पर, है ना। आज जो उसका है वो लास्ट क्लास होगा, है ना। ये चीजें आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि राज्यों के हितों का संरक्षण किया गया है कैसे, कि जो टैक्स के मामले में जो है वो राज्यों पर भी ध्यान रखा गया है। हाँ, ये चीजें हम पढ़ेंगे। और भी सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें ये पढ़ेंगे कि क्या केंद्र और राज्य जो है अगर पैसे की कमी होती है तो वो कहाँ से पूरा कर सकता है, या उसके लिए जो है संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है। ये सारी बात हम करेंगे इसमें। क्लियर है ये चीजें। तो शुरू करते हैं। राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामले पर राज्यों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे। यानी संसद कोई भी विधेयक लाना चाहती है जो राज्य के हितों में, राज्य के हितों का मतलब है कि वित्तीय मामले में अगर लाना चाहती है और उससे राज्य भी प्रभावित होते हैं, तो उससे क्या होगा कि संसद जब तक ना कहे, यानी संसद की पूर्व अनुमति जरूरी है। बेसिकली ये आपको क्या है, संसद से, सॉरी राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। क्या है मामला। पहला, ऐसा विधेयक जिसमें राज्य का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे, है ना। यानी ये जो कानून बन रहा है उसमें राज्य का हित भी हो, और वो जो कानून है या तो कोई टैक्स लगाना चाह रहा है या तो कुछ शुल्क लगाना चाह रहा है ना। ऐसे विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे, है ना। तो बेसिकली वही है कि अगर कुछ लाना चाहता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। कुल मिलाकर मामला यही है। ऐसे विधेयक जो राज्य में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। जैसे अभी जो है, जो मान लीजिए सेंटर और स्टेट में जो पैसा बंटता है ना। तो ये पैसा में अगर बंटवारा में कुछ प्रोसेस में दिक्कत लाना है, यानी प्रोसेस में चेंज करना है ना, तो क्या होगा, तब भी आपको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। वही चीजें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ऐसे विधेयक जो राज्य के परियोजना हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क, यानी कोई नया अधिभार अध्यारोपित करे। अधिभार का मतलब यहाँ पर होता है या तो शेष, शेष या सरचार्ज, है ना। शेष और सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, ये जो पूरा पैसा जो है, ध्यान रखो कि ये दोनों जो है वो कौन लगाता है, वो केंद्र लगाता है, वो सेंटर लगाता है। लेकिन शेष का पैसा क्या होता है, फिक्स होता है कि इसको कहाँ खर्च करना है, उसी में लिखा रहेगा। लेकिन सरचार्ज का पैसा है कि कहीं भी आप खर्च कर सको। ये बात हम कर चुके हैं। पहला, कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियां का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है ना। नहीं, इस मामले से कोई विधेयक आती है तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। दूसरा है शुल्क जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में इस राशि को भारत के संचित निधि से प्रदान कुल प्राप्तियां अभिव्यक्त, है ना। कुल प्राप्ति यानी अभिव्यक्त का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां किसी भी क्षेत्र या कर शुल्क की कुल प्राप्तियों के निर्धारण और प्रमाणन क्या है कि भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षा द्वारा किया जाता है। बेसिकली ये मामला है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति ने, केंद्र ने टैक्स लगाया या राज्य ने टैक्स लगाया, है ना।
मान लेते हैं टैक्स जो है वो 100 रुपए है, लेकिन जिस व्यक्ति को भेजा है और जो भी चीज है उसको 20 रुपए वो खर्च कर देता है ना। टैक्स जब वो लाने जाता है, मान लीजिए खाना खा लिया, ऑटो का भाड़ा लगा, वो सारा चीजें है, पेट्रोल जला, डीजल जला, जो भी चीजें हुआ, वो 20 रुपए खर्च कर दिया, तो कितना लाया? 80 रुपए, है ना। तो ये ही 80 रुपए को हम कुल प्राप्तियां बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि अगर वो 100 रुपए वहां से लाया तो हम बोलेंगे कि टोटल 100 रुपए ही प्राप्त हुआ, नहीं। ये चेक कौन करेगा कि सही है क्या है? तो वो है कैग करेगा, सीए, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्लियर? ये चीज है। दूसरा है केंद्र और राज्य द्वारा प्राप्त। ऋण का मतलब यहाँ पर ये है कि केंद्र और राज्य जो है ये कर्ज कैसे लेता है, ये कर्ज लेने का जो सिस्टम है संसद ने किस टाइप से बनाया हुआ है, ये चीजें हमें पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। संविधान केंद्र और राज्य को कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। ये क्या है भाई? पहला पहला हम केंद्र के बारे में पढ़। केंद्र या तो भारत में या इसके बाहर से, यानी अगर भारत में लेता है केंद्र सरकार तो उसको हम बोलेंगे आंतरिक, आंतरिक। और अगर बाहर से लेता है तो हम इसको बोलेंगे बाह्य कर्ज है। क्लियर? और ये भारत की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऋण लेते हैं, भारत सरकार ऋण लेती है, तो कोई ना कोई चीज आपको गिरवी रखना पड़ता है। तो क्या रखेगा? जो भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है पैसा, तो वो, या जो सोना पड़ा हुआ है वो, उसको गिरवी रख के ही जो पैसा लिया जाता है। अगर वो भारत सरकार नहीं चुकाती है तो फिर आपको वहां से देना पड़ेगा, है ना। ये मामला है, तो ये प्रतिभूति लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन दोनों ही मामले में सीमा निर्धारण संसद द्वारा तय की, है ना। ये तय कौन करेगा, कितना लोन मिलेगा, कितना आप गिरवी रख सकते हैं, तो वो सारा चीजें संसद तय करेगा। संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया, यानी अभी तक कोई कानून नहीं है, ऐसे ही चल रहा है ना। ऐसे ही भारत सरकार कहीं से भी पैसा ले रही है। इसी तरह राज्य सरकार भारत से बाहर कर्ज नहीं ले सकता, पहला चीज तो ये है। राज्य सरकार, ठीक है, राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है। अगर राज्य सरकार लेना चाहे, सॉरी, अगर ऋण, कर्जा, तो वो क्या करता है कि जो उसका जो संचित निधि है उसको गिरवी रखकर उसे गारंटी देकर वो क्या करता है, टैक्स जो, सॉरी, कर्जा ले सकता है। लेकिन सीमा निर्धारण राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। कितना टैक्स लेना, ये कौन तय करेगा? वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि कहाँ से लेगा? ठीक है, ले सकता है, गिरवी रख के ले सकता है, यानी उसके पास जो तिजोरी में पैसा है उसको रख ले सकता है। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को गारंटी दे सकता है या किसी राज्य सरकार द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। अब यहाँ पर दो बातें लिखा है कि राज्य सरकार दो लोगों से कर्ज ले सकता है। पहले चीज तो हम ये समझ लिए कि वो बाहर से नहीं लेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अमेरिका से ले लिया, है ना, या किसी और देश से ले लिया, ऐसा नहीं होगा। एक तो है कि भारत के केंद्र सरकार से वो कर्ज ले सकता है, पहला चीज तो ये है। या अगर बिहार है तो हो सकता है कि बिहार को पैसे की कमी होगी तो वो यूपी से कर्ज ले सकता है, किसी और स्टेट से कर्ज ले सकता है। लेकिन अगर ये किसी और स्टेट से कर्ज लेता है तो किसके बिहाफ पर लेगा? गारंटी कौन लेगा? गारंटी लेगा केंद्र सरकार। ये हाँ जी दे दीजिए, ठीक है। और अगर ये बिहार कर्ज नहीं चुकाता है तो पैसा कहाँ से लिया जाएगा? पैसा केंद्र सरकार भी भरेगी, है ना। ये मामला है पूरा। क्लियर? अगर केंद्र सरकार दे दे तो केंद्र सरकार तो है ही, लेकिन अगर दूसरे स्टेट से लेता है तो क्या होगा? कौन गारंटर? और यानी बोल सकते हैं केंद्र सरकार एक गारंटर की भूमिका निभाता है।
कि अगर बिहार केंद्र कर्ज नहीं दिया, है ना, या वैसे स्टेट कर्ज नहीं दिया, है ना, तो केंद्र सरकार से कर्ज देना पड़ेगा केंद्र सरकार। ऋण के ऐसे प्रयोजनों हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारी होगी, वही चीज है, क्योंकि केंद्र सरकार गारंटी लिया है तो केंद्र की संचित निधि पर होगा। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है, ठीक है, यानी कि दिएगा ही नहीं, गारंटर बनेगा ही नहीं, तो ऋण मिलेगा कहाँ से? केंद्र सरकार दिया ही नहीं है, दूसरे स्टेट को लिए तो गारंटर बनना पड़ेगा, गारंटर केंद्र सरकार बने ही है। यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी, बेसिकली वही है कि केंद्र ही गारंटी देगा, तो क्या होगा, इनको ऋण मिलेगा, नहीं तो नहीं, है ना, ये चीजें। नेक्स्ट है अंतः सरकारी कर मुक्तियां। इसका ये मतलब होता है कि अगर दो गवर्नमेंट है यहाँ पर, एक है सेंटर और एक है स्टेट, तो अगर केंद्र का कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज जो है किसी राज्य में है, तो उस पर जो है राज्य सरकार टैक्स नहीं ले, टैक्स से क्या है, और सेम वही पर का पास है कि अगर राज्य सरकार का कोई भी संपत्ति जो है केंद्र के यहाँ है, जैसे यूपी वगैरह में है या कहीं पे है, यानी केंद्र के क्षेत्र में आता है, तो उस पर भी जो है केंद्र जो है टैक्स नहीं, कोई भी कर नहीं देगा, है ना, चाहे किसी भी परियोजना के लिए उसका यूज किया जाता है। क्लियर है, केंद्र राज्य के नहीं लेगा और राज्य केंद्र से नहीं लेगा, ये चीजें। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां का मतलब छुट्टी होता है या छूट समझ सकते हैं। अन्य संघीय संविधानों के समान ही भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियां के नियम हैं और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से सेम वही बात, पहला चीज केंद्र का जो कुछ मिलता है हम उसकी बात करेंगे। केंद्र के सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकाय का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत जो आता है, मान लीजिए राज्य ही, अथा नगर पालिका, जिला बोर्डो, पंचायतों, है ना, यानी जो भी राज्य के अंतर्गत आता है, ये सब राज्य के अंतर्गत ही आता है, इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है, बता सकते हैं कि हाँ नहीं आप ले लीजिए पैसा देखिए। यहाँ संपत्ति का क्या मतलब है? संपत्ति सबसे अभिप्राय है भूमि, हवन, चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब पैसा, बॉन्ड, शेयर, ये सारे चीजें, शेयर जमा, है ना, उसके जो है बिहार से, मान लीजिए बिहार में है तो बिहार सरकार के यहाँ बैंकों में जमा है ना, तो ऐसा नहीं कहेगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना, टैक्स से क्या मिलेगा, छूट इत्यादि उन सभी चीजों से जिसका कोई मूल्य होता है। क्लियर, संपत्ति में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां जो है वो सम्मिलित है। क्लियर, संपत्ति का उपयोग यहाँ पर यही चीज है कि वो जो भी प्रॉपर्टी केंद्र का है राज्यों के पास, इसको ये दो तरीके से यूज कर सकता है। जैसे संपर्क, संपर्कों का मतलब है कि अगर देश पर कोई खतरा ना आए, है ना, उसको बचाने के लिए चाहे वो सेनाएं भी रख सकता है, सेनाएं के लिए भवन भी बना सकता है, या वाणिज्यिक व्यापार कर रहा है ना, तब भी जो है क्या है, ये जो है टैक्स नहीं ले सकते। क्लियर? केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से मुक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका कारण यह है कि निगम या कंपनी एक पृथक विधिक अस्तित्व, तो बेसिकली ये कह रहा है कि केंद्र सरकार कुछ क्या करता है, कुछ निगम बनाता है या कुछ कंपनी बनाती है, और उसको क्या है कि कर से छूट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या समझ लेना है कि ये अलग है, ये केंद्र सरकार के अंदर है, ये केंद्र की प्रॉपर्टी नहीं है। ये चीज है सीधा सीधा, जैसे मान लेते हैं कि केंद्र सरकार कोई चीज बनाया, ठीक है, और उसको बेच दिया, इसको आप कि टाटा को जो है वो बेच दिया, क्या एयर इंडिया, है ना, तो एयर इंडिया का जो भी मतलब बिल्डिंग होगा उस पर क्या होगा, टैक्स देना होता है,
है ना? तो अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको कोई और चला रहा है, हमें सरकार किसी और को दे दिया है, इसका मतलब ये है सरकार से। क्लियर है? तो ये मोटा मोटी मामला ये है कि अगर किसी राज्यों में केंद्र का कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीजें है, तो उसका वो यूज कर सकता है, चाहे संप्रभु मामले में, सशस्त्र सेनाएं के मामले या क्या बिजनेस के मामले में, है ना? टैक्स से छूट। दूसरा है राज्य की परिसंपत्ति या आय को केंद्रीय कर से छूट, है ना? वही चीज है, राज्यों की परिसंपत्तियों एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त, यानी राज्य का संपत्ति है और उस संपत्ति से राज्य अगर पैसा भी कमा रहा है, जैसा कि हम ऊपर देखे वाणिज्य, तो केंद्र पैसा कमा रहा है तब भी जो है वो टैक्स नहीं देता है। क्लियर है? यह आय संप्रभु कार्यों से वही चीजें वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। क्लियर? किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्रीय वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है ना? यानी केंद्र जो है वाणिज्यिक आय माने जो पैसा कमा रहा है उस पर कर लगा सकता है अगर संसद चाहे तो। यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट भी दे सकता है। दोनों बात है कि ये चीजें कीजिएगा तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, है। उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती। इस तरह निगमों और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र जो है कर लगा सकता है। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय में एक सलाहकारी निर्णय में यह सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए जिससे सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव न पड़े। एक होता है ना, एक होता है सीमा शुल्क, इसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, है, और एक होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी तब होता है जब क्या होता है कि दूसरे देश से जो होता है, मान लेते हैं कि ये इंडिया है और ये जो दूसरे देश से कोई सामान आता है तो यहाँ पर एक टैक्स लगाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं सीमा शुल्क। क्लियर? पहले राज्यों में भी भारत के अंदर भी लगाया जाता है लेकिन वो सारा चीजें क्या है जीएसटी के अंदर आ गया है, तो वो सारा चीजें अब जो है सेपरेट कोई मामला नहीं है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये है कि मान लेते हैं कि कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है? तो जैसे ही पेन बन गया, जैसे ही पेन मान लीजिए एक कंपनी से बना, अब ये कंपनी बाहर मार्केट में बेचना, तो यहीं पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो लोग खड़ा रहते हैं और बोलते हैं कि आप अब टैक्स दीजिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, है ना? तो मान लेते हैं 5 रुपए का पेन है, 2 रुपए सेंट्रल एक्साइज है, तो अब मार्केट में कितना पेन हो गया? 7 रुपए, है ना? ये चीज है। तो आप वैसा छूट दीजिए या कुछ भी कीजिए लेकिन इस दोनों पर जो है सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर जो है प्रभाव न पड़े। दूसरे शब्दों में केंद्र राज्यों द्वारा आयातित और निर्यात वस्तुओं पर कर लगा सकती है या राज्यों में उत्पादित अविनिर्मित सामान पर भी जो है शुल्क लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, है, यानी कस्टम ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी वो लगाए, लेकिन क्या है कि एक जो होता है ना इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो सारा चीजें नहीं लगाएगी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि आपातकाल के प्रभाव। अगर मान लेते हैं कि आपातकाल लग जाता है तो फाइनेंशियल स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है ना? क्योंकि आपको पता है कि जब आपातकाल लगता है तो केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो उससे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीजें हमें पढ़ना है। केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान जो है बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं भाई? आपको पता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो लगता है 352 के अंतर्गत। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। चलिए, जैसे कि क्या है, जैसा कि हम ऊपर बताए कि जो संघ सूची में जितना भी टैक्स है
उसको लगाता कौन है? उसको लगाता है केंद्र, सेंटर। जमा कौन करता है? सेंटर। लेकिन ये पैसा कहाँ कहाँ जाता है? सेंटर और स्टेट के बीच बंटता है। अभी कितना बट रहा है? अगर 100 रुपए मिल रहा है तो अभी बट रहा है 41%। ठीक है, आइए ये जो 41% जो है ये फिर सारे राज्यों में बंटता है ना? फिर उसका मामला है। तो ये सब कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। ठीक है। यहाँ ये बोल रहा है कि जब आपातकाल लग गया, ये तो नॉर्मल स्थिति यानी आर्टिकल 352 लग गया। ठीक है। तो क्या होगा? इसको ये कम कर सकता है कि हो सकता है कि ये 30% कर दे कि नहीं जी अब हम 30% ही देंगे, है ना? वही चीज है यहाँ पर बोला है कि इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है, या तो साफ से ही ना दे। ऐसा हो सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावित रहता है, यानी लगभग 1 साल तक। अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो वो था नेशनल इमरजेंसी, ये था फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब वित्तीय आपातकाल लग गया, ये है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है ना? क्या दे सकता है? कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करें। यानी वित्तीय से रिलेटेड कोई भी चीज बोल सकता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। नेक्स्ट है वो ये भी बोल सकता है कि राज्य की सेवा में लगे सभी वर्ग के लोगों के वेतन और भत्ते कम करें, यानी जो सैलरी आप दे रहे हैं उसको आप कम कीजिए। नेक्स्ट है सभी धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। यानी बेसिकली है कि जो राज्य का जो बजट है ना, पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आ जाएगा? केंद्र के अंतर्गत, है ना? और उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा प्रेसिडेंट का। क्लियर है? तो ये जो पूरा है केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध। आज हम अच्छी तरह से जो है इसको कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? क्लियर? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।